आज के इस लीगल वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले विचाराधीन वाद का सिद्धांत अर्थात लंबित वाद का सिद्धांत नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि लिस पेंडेंस अर्थात लंबित वाद के सिद्धांत की प्रकृति एवं इसके आवश्यक तथ्य स्पष्ट कीजिए। अथवा अगला प्रश्न इस तरह बनता है, क्या विचाराधीन वाद का सिद्धांत न्यायालय द्वारा नीलाम में बेची गई संपत्ति पर प्रभाव डाल सकता है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। धारा 52 लंबित वाद का सिद्धांत या विचाराधीन वाद। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 में लंबित वाद का सिद्धांत दिया हुआ है, जिसे निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, प्रावधान। धारा 52 में कहा गया है कि किसी अचल संपत्ति संबंधी वाद या कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान वह संपत्ति न तो अंतरित की जाएगी और न ही अंतरण से मिलता जुलता कोई कार्य किया जाएगा। यदि इससे कोई अंतरण किया जाएगा तो वह अंतरण निश्चित रूप से अंतिम न्यायालय के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा। अर्थात यदि अंतरणकर्ता अंतिम न्यायालय के अंतिम निर्णय द्वारा जीत जाएगा तो संपत्ति उसके अंतरित को जाएगी, और यदि वह हार जाएगा तो संपत्ति उसके अंतरित को नहीं मिलेगी। इसी को लंबित वाद का सिद्धांत कहा जाता है या लंबन का सिद्धांत कहा जाता है। इसके आवश्यक तत्व देख लेते हैं। धारा 52 तब लागू होती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो। नंबर 1, अचल संपत्ति। धारा 52 तब लागू होती है जब अचल संपत्ति के स्वामित्व को लेकर दो पक्षकारों में विवाद चल रहा है। नंबर 2, वाद या कार्रवाई। किसी संपत्ति से संबंधित वाद और कार्रवाई में अंतर है। जिस दिन न्यायालय के कार्यालय में मुकदमे की फाइल प्रस्तुत कर दी जाती है, उसी क्षण यह मान लिया जाता है कि वाद दायर हो गया, और जब मुकदमे की फाइल न्यायाधीश महोदय के सामने लाई जाती है तब यह माना जाता है कि उसकी कार्रवाई शुरू हो गई, चाहे वाद दायर करने के पश्चात चाहे कार्रवाई शुरू करने के पश्चात। यदि उस संपत्ति को अंतरित किया जाएगा तो वह अंतरण धारा 52 से प्रभावित होगा। नंबर 3 पे आता है लंबन अर्थात पेंडेंसी। जहां तक लंबन का सवाल है, यह वहीं से शुरू हो जाता है जहां से न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है, और यह तब तक चलता रहता है जब तक का अंतिम न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। यदि डिक्री का निष्पादन होना बाकी है तो लंबन उसके निष्पादन तक चलता रहता है। किसी संपत्ति का अंतिम न्यायालय उस संपत्ति के स्वभाव, प्रकृति, मूल्य, स्थान आदि के आधार पर अंतिम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय भी हो सकता है। नंबर 4 पर शर्त है वह है स्वामित्व का विवाद। धारा 52 तभी लागू होती है जब उस संपत्ति के स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा हो। किसी अन्य प्रकार के विवाद पर धारा 52 लागू नहीं होती। नंबर 5 पर शर्त है वह है दुर्विसंधि नहीं। धारा 52 लागू होने के लिए यह भी आवश्यक है कि अंतरणकर्ता और अंतरिती में किसी भी प्रकार की दुर्विसंधि अर्थात गुप्त व धोखा देने का समझौता नहीं होनी चाहिए। इसमें वाद आया था राम नारायण बनाम सज्जाद अली। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि अंतरिती ने अंतरणकर्ता से कोई षड्यंत्र करके उस संपत्ति को अंतरित कराया है ताकि वह किसी व्यक्ति की संपत्ति को हड़प सके, तो ऐसे में धारा 52 नहीं लागू होगी। एक अगला वाद आया था G.A. पाटिल बनाम B.B. अप्पा एंड अन्य। इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी यही मत व्यक्त किया कि दुर्विसंधि के मामले में धारा 52 लागू नहीं होगी। एक और वाद आया था नागूबाई बनाम B.S. राव। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया है कि यदि किसी की संपत्ति हड़पने के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती में षड्यंत्र हुआ है तो ऐसे में धारा 52 नहीं लागू होगी।
अगर ऐसे में अंतरणकर्ता अंतिम न्यायालय द्वारा भी जीत भी गया तो अंतरिति को संपत्ति नहीं मिलेगी। अगली शर्त आती है सक्षम न्यायालय। धारा 52 तभी लागू होगी जब उस अचल संपत्ति का स्वामित्व संबंधी विवाद एक सक्षम न्यायालय में लंबित हो। किसी न्यायालय की सक्षमता निर्धारित करने के लिए उस वाद का स्वभाव, मूल्य, स्थान आदि देखा जाता है। इसके लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 9 और 15 से 20 तक का भी सहारा लिया जाता है। इसमें अगला वाद आया था नाथू सिंह बनाम अनंतराव। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्धारित किया कि यदि कोई वाद पहले किसी क्षेत्राधिकार विहीन न्यायालय में दायर कर दिया जाता है और बाद में क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय में दायर कर दिया जाता है तो वहां पर लंबन उसी दिन से शुरू होगा जिस दिन की वाद क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय में दायर होगा। अर्थात यदि उससे पहले अंतरण किया जा चुका है तो धारा 52 लागू नहीं होगी। एक अगली शर्त है इसके अंतर्गत अंतरण या कार्य। धारा 52 कहती है कि किसी अचल संपत्ति के स्वामित्व का मुकदमा चलते रहने के दौरान न तो उस संपत्ति का अंतरण किया जाएगा और न ही उस संपत्ति के संदर्भ में उस अंतरण से मिलता जुलता कोई कार्य किया जाएगा, जैसे विक्रय, विनिमय, दान, पट्टा, बंधक। उपरोक्त का अंतरण नहीं किया जाएगा। विभाजन, पारिवारिक बंदोबस्त, समर्पण, अंतरण से मिलते जुलते कार्य भी नहीं किया जाएगा। इसमें वाद आया था मौला बख्श बनाम सरदार अमल। इस मामले में नागपुर उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि धारा 52 के अनुसार हर प्रकार का अंतरण एवं अंतरण से मिलता जुलता कार्य लंबन से प्रभावित होगा, जैसे विक्रय, विनिमय, दान, पट्टा, बंधक आदि। नंबर 8 पर जो शर्त आती वह है अंतरण और कार्य निर्णय पर आधारित। यदि किसी अचल संपत्ति के स्वामित्व के विवाद के चलते रहने के दौरान उस संपत्ति का अंतरण या उससे मिलता जुलता कार्य किया जाएगा तो ऐसे अंतरण या कार्य अंतिम न्यायालय के अंतिम निर्णय पर निर्णित होगा। अर्थात यदि ऐसे निर्णय द्वारा अंतरणकर्ता जीत जाएगा तो अंतरिति को वह संपत्ति मिलेगी और यदि वह हार जाएगा तो संपत्ति अंतरिति को नहीं मिलेगी। एक अगला वाद आया था एस.एन. सिन्हा बनाम के नाग। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि लंबन के दौरान किसी संपत्ति को बेच दिया गया है तो क्रेता अंतिम न्यायालय के अंतिम निर्णय से बाध्य होगा। इसके अंतर्गत आने वाले अपवाद को देख लेते हैं। निम्नलिखित मामलों में धारा 52 नहीं लागू होती है। नंबर 1, चल संपत्ति। यदि चल संपत्ति को लेकर न्यायालय में कोई विवाद चल रहा है तो वहां पर धारा 52 लागू होती है। इसमें वाद आया था जोशन बैंक बनाम एशियन बैंक। इस मामले में केरल न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि लंबन के दौरान यदि किसी चल संपत्ति को बेचा जाता है तो ऐसे में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 लागू नहीं होगी। फिर अगला अपवाद है न्यायालय की अनुमति। यदि न्यायालय की अनुमति लेकर के उस संपत्ति को अंतरित कर दिया जाए तो वहां धारा 52 लागू नहीं होती है। अगला अपवाद है दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 102। यदि दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 102 की परिस्थितियां हैं तो वहां पर धारा 52 लागू नहीं होती है। इसका आधार देख लेते हैं। धारा 52 सूचना पर आधारित नहीं है बल्कि यह सुविधा और औचित्य पर आधारित है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।